प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सब बच्चों को कक्षा 9वीं पास करने की बहुत बहुत बधाइयां। कक्षा 9वीं के नींव कार्यक्रम में आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बच्चों के लिए चलते हैं सुरेश सर की कक्षा में, जहां वो कक्षा 10वीं की गणित की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक होंगे और क्लास 10th के लिए एक बार फिर से आप सब बच्चे तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है मैथमेटिक्स। जैसे आपने क्लास 9th में न्यू कार्यक्रम में पढ़ा था, उसी प्रकार इस सेशन में भी आपको पढ़ने को मौका मिलेगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स न्यू कार्यक्रम के तहत। और आज का जो चैप्टर है वो हमने लिया है रियल नंबर। और आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसकी बेसिक। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में हम समझेंगे। और फिर हम इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हमारा प्रयास रहेगा कि इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और प्रश्नों को हल किया जाए। चलेगा, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपको पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं। ये सभी की सभी आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो ऐसी संख्याएं हैं, या तो ये एक से भाग होती है या ये संख्याएं अपने आप से भाग होती है। तो आप आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनको किस प्रकार अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है 72 का। अगर 72 की बात की जाए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड किया तो 36 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 18 हो गया, और 2 से ही डिवाइड किया तो आपका 9 हो जाएगा। और अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 इंटू 3। इस प्रकार हम 72 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 2 की घात 3 इंटू में 3 की घात 2। तो इस प्रकार हम 72 को किस प्रकार लिख पा रहे हैं, अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि 100 को किस प्रकार हम अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। बिल्कुल सही आपने कहा। इसी प्रकार हम 120 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमारा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो यहां हमने देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को हम उसके अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जल्दी से बताइएगा कि 4050 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपको राइट आंसर लगता है फटाफट से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। Option A is right answer, sir. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन ए है। बिल्कुल सही जवाब। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सर, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या अभाज्य संख्याओं की गुणा करके एक प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। चलेगा, हम कुछ अभाज्य संख्या लेते हैं और उनकी गुणा करके देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने ले लिया है 2, 3, 7, 11, 23, और चलेगा इनकी गुणा करके देखते हैं कि इनकी गुणा करने पर, उदाहरण के लिए हमने अगर 2 की 3 से गुणा की तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। क्या है 6? अगर हमने 3 की गुणा 7 से की तो हमें क्या प्राप्त होगा, 21 होगा। और इसी प्रकार अगर हमने 2 गुना में 3 गुना में 7 किया तो हमारे पास जो आ चुका है 42 आ चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ अभाज्य संख्याएं जब हम लेते हैं और उनकी गुणा जब हम कर रहे हैं तो हमें प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं हैं वो असीमित है। अगर हम सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो एक हमें बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त हो जाएगा, जिसके अंदर भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमारे पास होगी। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस प्रकार से सभी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, प्राप्त कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं की घातों, पावर्स का गुणनफल न हो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने यहाँ पर उठाया। देखिएगा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कुछ अभाज्य संख्याएं ले रहे थे, उनकी गुणा करके हम
प्राकृतिक संख्याएं या भाज्य संख्या प्राप्त कर रहे थे। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आइएगा हम इसके विपरीत करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ संख्याएं लेते हैं और उन संख्याओं से हम देखते हैं कि उनके गुणनखंड जो बन रहे हैं वो किस प्रकार के बन रहे हैं। चलिएगा कुछ संख्याएं लेते हैं और उनके गुणनखंड बनाने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं ले ली है, 6, 72, 120 और 404। चलेगा इनके गुणनखंड हम यहाँ पर बनाते हैं। अगर 6 को लिखा जाए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुना में 3 बनेंगे। इस प्रकार हम 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ओके, ये हमारा 72 को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो क्या होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ओके, इसी प्रकार आप 404 को लिख लीजिएगा, वो मिलेगा 2 इंटू में 2 इंटू में 101। ओके, अब यहाँ पर हम जो नोट कर पा रहे हैं वो क्या है कि हमने देखा 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 यानी 2 और 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 72 को हम 2 की घात 3 और 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 120 की बात की जाए तो 2 की घात 3 इंटू में 3 की घात 1 इंटू में 5 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। और 404 की बात की जाए तो 2 की घात 2 इंटू में 101 के रूप में लिखा जा सकता है। इससे हमें ये अनुमान या कंजेक्चर प्राप्त होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और वास्तव में ये कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण से यह कथन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। आइए इस प्रमेय को औपचारिक रूप से लिख लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो कथन है वो क्या है। 1.2 की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य कारकों के क्रम में बिना अद्वितीय होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। चलिएगा अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्रमेय के अंदर बताया गया है। एक भाज्य संख्या को, यानी उदाहरण के लिए अगर आपने 4 भाज्य संख्या ली है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 2 यानी 2 की घात 2। ओके, तो यहाँ पर हम देखा कि भाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप जितनी भी भाज्य संख्याएं लेंगे, उदाहरण के लिए आपने सपोज कीजिएगा आपने 10 ले लिया तो वो आपका 2 इंटू 5 हो जाएगा। अगर आपने 12 लिया है तो वो आपका 2 इंटू में 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा 10 अपने आप में भाज्य संख्या है, ओके, और 2 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, ओके, 5 क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार ये जो क्रम होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, यानी 2 गुना 5 आपके पास हो चुका है या 5 गुना में 2 लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रम अपने आप में अद्वितीय है। और 10 को लिखने का और कोई भी क्रम नहीं बनता और कोई भी तरीका नहीं है कि 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकते। तो ये अपने आप में यूनिक होता है, ये डेफिनेशन है। कई बार से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपने अच्छे से इसको समझ भी लेना है और इसको याद भी कर लेना है। चलेगा, अब हम देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है उसकी मदद से हम किस प्रकार HCF और LCM को निकाल सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड के उपयोग करके 6 और 20 के HCF और LCM को ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3 और 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू में 5। ओके, तो ये हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताते हैं। जहां तक बात है HCF की, HCF क्या होगा कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो फैक्टर होगा गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखिएगा यहाँ पर आपका 2 और 2 क्या है, यहाँ पर 2 और 2 दोनों ही यहाँ पर क्या है सांझे गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि छोटी घात क्या है। तो छोटी घात यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो छोटा क्या आपके पास, छोटा आपके पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपका 2 बन रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात की जाए LCM की, तो LCM में क्या रहेगा कि संख्याओं में से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ओके, जितने भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, यहाँ पर आपका 6 का क्या 2 है और 2 की घात 2 है। तो यहाँ पर LCM की बात की जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, LCM में दोनों में बड़ी घात क्या है 2 की घात 2 है और यहाँ पर 3 है
तो 3 एक ही है, तो इसी को हम ले लेंगे, 3 की घात 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 5 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 4 इंटू में 3 इंटू में 5, जो कि मेरा 60 हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 20 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका 60 बन जाएगा। क्या आप सब बच्चों को समझ में आया? एक बार बताएं मुझे। आइए इसी एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की खोज करते हैं। वो क्या है कि आपने देखा कि संख्या 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो 2 आया था, एलसीएम 60 आया था। अगर इन दोनों की गुणा की जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमने क्या किया, हमने एचसीएफ और एलसीएम की जो है गुणा हमने यहाँ पर की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 60 आ जाएगा, जो कि आपका 120 हो जाएगा। अब इन दो, और अगर इन संख्याओं की अब हम गुणा करके देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमने क्या किया, 6 और 20 की जो है गुणा की, तो वो भी मुझे 120 मिला। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, वो क्या है कि दी गई संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो फटाफट अपनी नोटबुक निकालें और अपनी नोटबुक पर हल करके अपने आंसर को आपने यहाँ पर लॉक कर देना। तो जल्दी से अपने आंसर को यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिएगा इसको हम हल करते हैं। आइए 455 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो बना लेते हैं। 455 सबसे पहले जाएगा आपका 5 से भाग करेंगे, 5 9 जा 45, 1 आ गया। और अब ये जो भाग जाएगा आपका 7 से जाएगा, 13 7 91। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 455 को 5 गुना में 7 गुना में 13 के रूप में लिख सकते हैं। और बात की जाए 42 की, तो 42 आपका सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास 21 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 42 जो मेरा है वो किसके बराबर है? वो मेरा 2 इंटू में 3 इंटू में 7 के बराबर है। ठीक है, बात हो रही है एचसीएफ की। एचसीएफ में आपने ये देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा और कम घात वाला आपने यहाँ पर लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन बन रहा है वो आपका 7 बन रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका 7 बन जाएगा। ठीक है जी, क्या आप चलेगा? बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से क्वेश्चन हल कीजिएगा। आपने बताना कि 36 और 78 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है फटाफट से लॉक कर दीजिएगा। सर हल करने पर 36 और 78 का एचसीएफ 6 होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो आंसर है वो डी रहने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रम से 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम हल करें, आप क्या प्यारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको हल किया जा सकता है? क्या एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? जल्दी से अपने आंसर को लॉक कीजिएगा। सर, हमें एक ऐसी संख्या की जरूरत होगी जो इन तीनों से पूरा भाग हो जाए, अतः हमें इनका एलसीएम निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो वर्ड प्रॉब्लम रहने वाली है इसको हम हल कर पाएंगे एलसीएम की मदद से। एलसीएम एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो तीनों संख्याओं से पूरा भाग होती चलेगा। 40, 42 और 45 के हम यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। 40 को क्या लिख सकते हैं? हम 40 को लिख सकते हैं। वो क्या होगा मेरा? 40 को हम लिखेंगे, वो होगा मेरा 40 को हमने लिख दिया है बराबर 2 की घात 3 इंटू में यहाँ पर 5 इंटू में की घात 3 गुना में 5। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर बात की जाए 42 की, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना में 7। और बात की जाए 45 की, तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुना में 5। ओके, तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। ये इनका बेस क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम का मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, जितने भी फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स में जो अधिकतम घात वाले आपने लिखने होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 2 की घात 3 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 लिख देंगे। 3 की बात की जाए तो एक 3 यहाँ, एक 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और 5 जो है 1 टाइम में इसको लिख देंगे और आपका 7 आ गया। इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास एलसीएम आ जाता है। बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है 1260 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी होगी
इस दूरी पर सभी क्या होंगे, पूर्ण कदम अपने तय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1260 एक ऐसा नंबर है जो 40 से भी भाग होगा, 42 से भी भाग होगा और 45 सेंटीमीटर से भी भाग होगा। ठीक है जी, चलिए ये है आज का होमवर्क। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की बुक आपने सॉल्व करनी है। जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके डाउट क्लास में जल्द ही ले लिए जाएंगे, तो आप आज के होमवर्क को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे, सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। थैंक यू बच्चों। अब मैं आपसे आसान से सवालों को पूछूंगा, और सवाल नंबर 1 है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एलसीएम और एचसीएम में संबंध होगा। ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 36 और 78 का महत्तम समावर्तक है। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 और 75 का लघुत्तम समावर्तक है। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिएगा बढ़ते हैं आपके सभी 5 क्वेश्चन के परिणाम की तरफ।